नमस्कार। आज की इस वीडियो में है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं। ये बी बुकलेट है, तो आपके पास ए हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है। क्वेश्चन सेम ही होंगे, क्वेश्चंस आपके आगे पीछे होंगे। समय इसमें 2 घंटे का है और 75 क्वेश्चंस हैं और 75 ही करने हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। जिन्होंने भेजा है उनका नाम राम बाबू बिंद है और उन्होंने ये कह के भेजा है कि आज ही इसको अपलोड कर दीजिए, चाहे मैडम खाना बनाइए या मत बनाइए, खाना खाइए या मत खाइए, और कुछ करिए चाहे मत करिए, हमारा क्वेश्चन पेपर आज ही अपलोड कर दीजिए। तो चलिए भाई राम बाबू जी, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द हीरो ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो हीरो कहाँ है? हीरोइन है ना। तो जो हीरोइन है मिस लीला बेनारे, वो एक स्कूल टीचर हैं, है ना। तो इसका सही जो आंसर है वो सी है, मतलब 3 है, ये सही लगाया है आपने। और जिन्होंने मुझे भेजा है उनके ज़्यादातर आंसर सही हैं, यानी क्वेश्चन पेपर आपका बहुत अच्छा गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ कार्निक इन द प्ले। तो कार्निक कौन है इस नाटक में? अनसक्सेसफुल एक्टर है, ये जवाब भी आपका सही गया है। फिर देखिए, विच टेक्निक इज़ यूज्ड बाय तेंदुलकर इन द प्ले। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी टेक्निक यूज़ की है विजय तेंदुलकर ने इस नाटक में। तो प्ले विद इन द प्ले, नाटक के अंदर नाटक है, यही टेक्निक यूज़ की है, तो आपका ये जवाब भी सही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है भाई क्या हो रहा है, अ ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ मोनिस्टिक, ये TIC होगा, है ना, ई गलत है, मोनिस्टिक कंपोजिशन बट एन एनालाइजेशन, तो ये भी आपका सही है। फिर देखिए, सॉरी, ये मेरे हिसाब से एनालाइजेशन नहीं, ये क्योंकि आपका PDF में ऐसा का ऐसा ही यहीं लैपटॉप पे दिखा रही हूँ, तो यहाँ मेरे लिए मार्क करना मुश्किल है, लेकिन इसका सही जवाब इंटरप्रिटेशन होगा, है ना। ये आपका गलत है, एनालाइजेशन आपका सही जवाब नहीं है। इसको जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन इसका आंसर पढ़ें, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, अ ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ मोनिस्टिक कंपोजिशन बट एन इंटरप्रिटेशन। तो जो ट्रांसलेशन है वो एक मोनिस्टिक कंपोजिशन नहीं है बल्कि इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या होती है। और ये जो मोनिस्टिक वर्ड है, मोनिस्टिक का मतलब होता है, ये एक तो मिसप्रिंट हो रहा है तो आपको कंफ्यूज भी कर रहा होगा, MONISTIE कर दिया इन्होंने, TIC होना चाहिए। मोनिस्टिक का मतलब है कि जो भी है एग्जिस्टेंस वो एक ही है, यानी जैसे ड्यूअलिज्म आप पढ़ते हैं, ड्यूअलिज्म में आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, तो वो 2 चीज़ें हैं। और मोनिस्टिक का मतलब एक ही है, जो भी है एक ही है, चाहे उसमें क्या है, 2 के लिए जगह नहीं है, तो वो मोनिज्म कहलाता है और उसी से बना है ये वर्ड मोनिस्टिक भी। तो मोनिस्टिक का मतलब हुआ कि आपको बिल्कुल एक ही रखना है, जैसा है वही रखना है, तो वो नहीं है। मैं इसको ज़्यादा आपको एनालाइज इसलिए कर रही हूँ, ज़्यादा आपको अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये इन्होंने गलत किया है, और इसलिए आप गलत ना करें, ये याद रखें कि मोनिस्टिक का मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा नहीं, बल्कि ट्रांसलेशन इज़ एन इंटरप्रिटेशन, है ना, व्याख्या है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड द एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन टू द ट्रांसलेशन स्टडीज़। यानी ट्रांसलेशन स्टडीज़ में किसने बहुत एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। तो यहाँ जो नाम है, हालांकि जॉन ड्राइडन ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन यहाँ जो नाम है उनमें से पीटर रॉबिन्सन का यहाँ नाम आएगा, है ना। पीटर रॉबिन्सन ने ट्रांसलेशन स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो पीटर रॉबिन्सन होगा, जॉन ड्राइडन का नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये आपका जवाब गलत है, जॉन ड्राइडन, ये जिन्होंने भेजा है राम बाबू। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक स्पेस इज सेड टू बी अनट्रांसलेटेबल और मोर सटली इन अ पोइटिक टेक्स्ट। तो ये आपने प्रोज लगाया है, लेकिन ये भी आपका गलत है, यहाँ पोइट्री आना चाहिए।
देखिए पोइट्री को कहा जाता है कि वो अनट्रांसलेटेबल है, कि पोइट्री को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, वहाँ कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, और आपने देखा होगा पोइट्री में ग्रामर के रूल्स भी फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। कई बार हम जैसे करते भी हैं, कोशिश करते हैं, मैंने बहुत सारी पोइम्स को ट्रांसलेट किया है, आपको एक्सप्लेन किया है हिंदी में, एज इट इज़ समझाने की कोशिश की है कि इसको हिंदी में बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, लेकिन फिर भी पोइट्री जो होती है वो अनट्रांसलेटेबल कहलाती है। तो ये आपका जवाब गलत है, इसका जवाब 2 होगा, पोइट्री। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए ब्लैंक स्पेस मस्ट नोन द सोर्स, मस्ट नो आना चाहिए, नोन नहीं आएगा, ए ब्लैंक स्पेस मस्ट नो द सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों किसको आनी चाहिए, ट्रांसलेटर को आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको ये दोनों नहीं आती तो वो ट्रांसलेशन कैसे कर पाएगा। हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी सोर्स लैंग्वेज होती है और इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज होती है, दोनों ही आपको आनी चाहिए। तो ट्रांसलेटर यहाँ आपका सही जवाब है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेटियो। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ पूछा गया है, तो ये पहले भी आया था, मैंने कई क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व किए हैं, सारे ही क्वेश्चन पेपर्स में आया था। वो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के क्वेश्चन पेपर में भी था, MJP यूनिवर्सिटी रोहिलखंड के क्वेश्चन पेपर में भी था, माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का मैंने अपलोड किया था उसमें भी था। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ट्रांसलेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया है, ये सही जवाब है आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। तो सीधा सा जवाब है इसका, तो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ओरिजिनल को, सोर्स टेक्स्ट को दूसरी भाषा में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये सही जवाब है आपका ट्रांसलेशन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड। एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरलिंगुअल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन जरूर आया है, इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल। यानी एक ही भाषा में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो इंट्रालिंगुअल होता है, और एक भाषा से दूसरी भाषा में इंटरलिंगुअल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिनका नहीं हुआ है अभी, हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ है, तो अगर हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे देखें तो ज़रूर इसको तैयार रखें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अरे भाई 11 क्या पूछा है, ब्लैंक स्पेस इज द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज। देखिए ये सवाल भी आ गया, दोनों ही सवाल हर यूनिवर्सिटी में रिपीट हो रहे हैं। इंट्रालिंगुअल यानी एक ही भाषा में सेम लैंग्वेज में जब ट्रांसलेशन होता है, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया है ना, कि रउआ का कर रहे हो, रउआ का करत बानी, ये भोजपुरी में बोला जाता है। भोजपुरी हिंदी का ही एक रूप है, बोली है, या फिर तू का कर रहा है, हमारे यहाँ ब्रज भाषा में ऐसे बोला जाता है, तू का कर रहा है। तो इसको जब आप स्टैंडर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या कहलाता है, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे अगर कोई शहर में ही पला बढ़ा है तो उसके सामने बोलो, भैया आप तो बड़ी सीरी सीरी ब्याज चल रही है, तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मेरे बच्चों को खुद को समझ में नहीं आता अगर मैं उनके सामने ऐसे बोल दूँ, भैया आप तो बड़ी सीरी सीरी ब्याज चल रही है। तो अब इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो समझ में आ जाएगा। ये इंट्रालिंगुअल हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक स्पेस इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर। तो एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर देखिए ब्लैंक स्पेस इन ट्रांसलेशन इज बीइंग फेथफुल एंड एक्यूरेट टू सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट। तो फिडेलिटी है, सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट के प्रति अगर आप वफादार रहते हैं तो वो फिडेलिटी है। ये सही जवाब है आपका। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, ट्रेडिशनली ब्लैंक स्पेस वॉज कंसिडर्ड इन्फीरियर टू द ऑथर। यानी परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली माने परंपरागत रूप से, किसको ऑथर से इन्फीरियर माना जाता था। तो ट्रांसलेटर को इन्फीरियर माना जाता था, और ऑथर तो सुपीरियर है, उसने लिखा है, ट्रांसलेटर ने तो केवल ट्रांसलेट ही तो किया है।
तो उसको इन्फीरियर माना जाता था। सही है ये आपका जवाब। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द न्यू टेस्टामेंट वॉज रिटन इन, ये आपने गलत जवाब दिया है, सेल्टिक में नहीं लिखा गया था, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक भाषा में लिखा गया था, तो सही जवाब यहाँ 3 होगा, ग्रीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड पोइट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अब देखिए आपने ये सेंटेंस अगर पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा था, तो वो वाला क्वेश्चन आपने कैसे गलत कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि किसने ये कहा था कि पोइट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट, कि कविता वो चीज़ है जो खो जाती है इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करने में कविता खो जाती है। तो ये बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोली है, बिल्कुल सही बात है, ये जवाब आपका सही है। तो जिसका ये जवाब सही है और जिसने ये सेंटेंस पढ़ा, वो उस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकता है जहाँ ये पूछा गया था कि ट्रांसलेशन में कौन सी चीज़ खो जाती है, पोइट्री खो जाती है, तो वो तो आपको वैसे भी सही करना था बेटा। फिर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये तो 16 यहाँ है, 17 क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लैंक स्पेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। तो कल्चर है, सही जवाब है आपका, कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक स्पेस इज द ओरिजिनल ग्रैंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो कौन सा ओरिजिनल महान इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो कई किताबों में ये भगवत गीता भी दे रखा है, लेकिन ये आपका मेरे हिसाब से सही है, बाइबल ही है ग्रैंड ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर देखिए 19वां सवाल, द ट्रांसलेटर शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ। ये बात तो पहले भी आ चुकी है कि ट्रांसलेटर को दोनों ही चीज़ों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, SL और TL। तो SL सोर्स लैंग्वेज, TL टारगेट लैंग्वेज, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड डाटा रेट्स ऑफ 4G नेटवर्क। तो 4G नेटवर्क का जो आपने मार्क किया है 1024 kbps, तो ये तो बहुत स्लो नेटवर्क हो जाता है। 100 Mbps या Mbps और होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो 4G नेटवर्क का है वो 100 Mbps की स्पीड है, तो मेरे हिसाब से ये दूसरा वाला सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि ये वाली बहुत स्लो स्पीड है 4G के हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, मशीन ट्रांसलेशन कैन, हाँ ये कैश आपने सही कर दिया, काट के कैन ही आएगा। मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज अ मेथड बेस्ड ऑन। तो मशीन ट्रांसलेशन किस पर आधारित होता है, वो डिक्शनरी एंट्रीज पर ही आधारित होता है, इसीलिए कभी कभी अर्थ का अनर्थ कर देता है, आप देखिए तो उसका बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। फिर देखिए सूजन बेसनेट इज अ, तो ये ट्रांसलेशन थियरिस्ट है, सही जवाब है आपका, 4th सही जवाब। फिर देखिए सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड इज, ये भी आपका सही जवाब है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाटा, बिल्कुल सही है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 24 क्या पूछता है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 1861, 1861 में पैदा हुए थे, बिल्कुल सही जवाब है। फिर टैगोर बिगिन हिज लिटरेरी कैरियर इन, ये कितना गड़बड़ क्वेश्चन पूछा है, देखिए ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत सेंटेंस है, टैगोर बिगेन होना चाहिए पास्ट, हिज लिटरेरी कैरियर विद, है ना, विद आना चाहिए। वैसे जो दे रखा है, हमने कई बुक्स में पढ़ा है, तो वहाँ भिखारिनी नाम से एक कहानी है जिससे उन्होंने लिटरेरी कैरियर शुरू किया था, तो यहाँ भिखारिनी कहानी तो यहाँ ऑप्शंस में है ही नहीं। जो ऑप्शंस में है उनमें से ये जो आपने बाफूल लगाया हुआ है, बाफूल कुछ है नहीं, वो बनफूल है, तो उनकी एक कविता है बनफूल। अब देखिए जिन्होंने बनाया है या जिन्होंने इसको टाइप किया है कितना गलत किया है बच्चों के साथ, बच्चे कैसे पहचान पाएंगे। बनफूल नाम से एक कविता है उनकी, तो ये वही है जो 4थे नंबर पे बनफूल। फिर देखिए तो भी आपने सही लगा दिया भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 26, द हीरो ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इज, ये सही है बिल्कुल आपका जवाब, निखिल है हीरो। और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 पूछा है, टैगोर वन
नोबेल प्राइज, अब देखिए नोबेल प्राइज को उन्होंने नोबेल प्राइज कर दिया इन लिटरेचर इन, तो ये 1913 में मिला था, बिल्कुल सही जवाब है। टैगोर वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, बिल्कुल सही जवाब है, वो स्टोरी राइटर थे, कंपोजर थे, पेंटर थे, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं थे। फिर द होम एंड द वर्ल्ड इज एन एलेगरी ऑफ, होम एंड द वर्ल्ड एक एलेगरी 20th सेंचुरी की है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 30th की तरफ चलते हैं। इफ़ यू विल नॉट गो टू द वर्ल्ड, अगर तुम संसार की ओर नहीं जाओगी, द वर्ल्ड विल कम टू यू, तो संसार तुम्हारी ओर चला आएगा। हु सेज दिस, निखिल ने कहा है अपनी पत्नी को, सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर हु इज निखिल्स वाइफ इन द होम एंड द वर्ल्ड, निखिल की पत्नी कौन है, बिमला है, बिल्कुल सही है जवाब आपका। जयशंकर प्रसाद वॉज बॉर्न इन 1889 में पैदा हुए थे जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है। हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा, मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। और अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, आंसू वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, अंग्रेज़ी में किसके द्वारा ट्रांसलेशन किया गया था आंसू का, ये तो आपको रट गया होगा, कितनी बार रिपीट हो गया, चार्ल्स एस जे वाइट। अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लाना। फिर देखिए प्रसाद आंसू इज़ रिमार्केबल फॉर, रिमार्केबल की स्पेलिंग देख रहे हो, इतने ज़्यादा गलतियां हैं। प्रसाद की जो आंसू कविता है वो रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, KABLE होना चाहिए, और ये सारी इन चीज़ों के लिए उल्लेखनीय है। मिस्टिसिज्म रहस्यवाद होता है, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति ऑफ इमोशंस, भावनाओं की अभिव्यक्ति है वहाँ। पोर्ट्रियल माने चित्रण होता है, ऑफ नेचर माने प्रकृति का, तो प्रकृति का चित्रण भी है, तो ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद बिलोंग्स टू, जयशंकर प्रसाद किस युग को बिलोंग करते हैं, छायावाद को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 पूछ रहा है, आफ्टर हुज डेथ प्रसाद रोट आंसू, किसकी मृत्यु के बाद प्रसाद ने आंसू लिखी, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, वाइफ, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर 3। और फिर व्हेन वॉज आंसू रिटन आना चाहिए है ना, व्हेन वॉज आंसू रिटन इन हिंदी, कितना मिस्टेक्स हैं, तो 1925 सही है, उससे थोड़ा पहले ही लिखा गया था, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसमें 1925 सही है। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम आंसू, ये तो रट लीजिए, 190 हैं और हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आया है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है, आंसू इज एन ब्लैंक स्पेस पोएम, तो आंसू एक कैसी पोएम है। अरे बेटा एन लगा हुआ था, आप खुद ही देख लेते, एन माइथोलॉजिकल नहीं होता, एन सटायरिकल नहीं होता, एन ह्यूमरस नहीं होता, वैसे ह्यूमरस कभी कभी बोला जाता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल तो एन होता है। अरे अंदाज़ा लगा लेते, कैसे गलती कर दिया आपने। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, आत्म कथात्मक कविता है ना, अपने बारे में है, उनके खुद के बारे में है, अपनी खुद की पत्नी के लिए है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछता है, व्हाट इज़ द पोइटिक फॉर्म ऑफ द आंसू, आंसू की पोइटिक फॉर्म क्या है, एलेजी है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इससे पहला वाला आपका गलत हो गया, वहाँ माइथोलॉजिकल आपने गलत लगाया। फिर देखिए आंसू इज़ अ लिरिक पोएम ऑफ लव, हाँ प्रेम की कविता है आंसू, तो ये सही जवाब है आपका। 42 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भीष्म साहनी वॉज बॉर्न इन, भीष्म साहनी 1915 में पैदा हुए थे, क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फिर 43 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, द स्टोरी अमृतसर आ गया प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ, तो अमृतसर आ गया जो कहानी है वो किसकी सच्ची तस्वीर पेश करती है। अब आपने कहा है हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन, यानी हिंदू मुस्लिम के सहयोग की, तो शुरुआत में तो ऐसा ही दिखता है कुछ, भाई वो कह रहे हैं पठान कि आओ भाई हमारे साथ खा लो, तुम दाल खाते हो इसलिए तुम कमज़ोर हो, बाबू को चिढ़ा रहे हैं, हंसी मजाक हंसी ठट्ठा चल रहा है, लेकिन बाद में जो होता है वो तो कोऑपरेशन नहीं कहलाएगा ना, बाद में तो वहाँ मर्डर भी होता है, तो ये सही जवाब आपका नहीं होगा। तो अमृतसर आ गया में जो दिखाया गया है वो कम्युनल डिवेस्टेशन दिखाया गया है, डिवेस्टेशन माने विनाश, और कम्युनल सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिकता कैसे विनाश करती है लोगों का वो दिखाया गया है, तो यहाँ सही जवाब आपका
ये थर्ड होगा, कम्युनल डिवेस्टेशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन द कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट में कितने पैसेंजर्स हैं, तो आपका सही जवाब है 7 हैं। देखिए इसमें 3 तो पठान ही थे, एक बाबू, एक बाबू को मिला के 4 हुए, एक सरदार जी हैं 5, एक बूढ़ी अम्मा है ओल्ड वुमन 6, और एक नरेटर है 7। होंगे तो ज़्यादा, लेकिन इन 7 का तो वहाँ जिक्र आता है, तो हम 7 पे ही यहाँ निशान लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हाट इज़ द ओल्ड वुमन डूइंग इन द कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट में जो बूढ़ी अम्मा बैठी हैं वो क्या कर रही हैं, तो वो टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला जप रही हैं। तो ये सही जवाब है आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं अब हम। हु किक्ड द विमेन, विमेन की बजाय यहाँ वुमन आना चाहिए, औरत थी, एक महिला को लात मारी, किसने मारी, पठान ने मारी। सही जवाब है 2 आपका सही जवाब है। फिर देखिए भीष्म साहनी अवार्डेड पद्म भूषण फॉर लिटरेचर इन। तो भीष्म साहनी को साहित्य के लिए पद्म भूषण 1998 में मिला, सही जवाब है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर, अमृतसर आ गया प्रेजेंट्स द सीनेरियो ऑफ। अमृतसर आ गया जो दृश्य प्रस्तुत करता है, किसका दृश्य प्रस्तुत करता है, इंडो पाक पार्टीशन। सही जवाब है आपका ही ये चौथा, भारत पाक विभाजन का दृश्य प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है कि भीष्म साहनी डिड हिज पीएचडी फ्रॉम। भीष्म साहनी ने अपनी पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की थी, सही जवाब है। महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन 1926 इन। तो महाश्वेता देवी कहाँ पैदा हुई थी, 1926 में। ये आपने गलत कर दिया है, आपको मालूम है वो बंगाली भाषा में लिखती हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा लेते आप, है ना। नेपाल में तो बंगाली भाषा नहीं बोली जाती ना, तो बंगाली भाषा में लिखती हैं, तो बांग्लादेश में पैदा हुई हैं। सही जवाब बांग्लादेश था बेटा, ये आपने गलत कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। महाश्वेता देवी वॉज अ राइटर एक्टिविस्ट। तो दोनों थी वो, ये आपने सही जवाब दिया है, 3 सही जवाब है। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, बिल्कुल सही जवाब है। फिर महाश्वेता देवी वॉज अ लेफ्टिस्ट हु वर्कड फॉर द राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ। तो महाश्वेता देवी एक लेफ्टिस्ट बोलते हैं, वामपंथी, तो वामपंथी थी, वो किसके लिए कार्य करती थी, फॉर द राइट्स यानी अधिकारों के लिए, एंड एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण के लिए। किसके सशक्तिकरण के लिए, ट्राइबल पीपल यानी जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इन विच ईयर महाश्वेता देवी गॉट पद्म विभूषण। तो आपने सही कर लिया है काट के। तो महाश्वेता देवी को पद्म विभूषण 2006 में मिला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछ रहा है, महाश्वेता देवीज वर्क वॉज ट्रांसलेटेड बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। तो महाश्वेता देवी की रचनाओं को ट्रांसलेट किया गया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के द्वारा। इन किस भाषा में, अरे भाई संस्कृत कैसे हो जाएगा, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना। महाश्वेता देवी की कहानी, जैसे हमारे यहाँ द हंट थी, पहले हमारे यहाँ द्रौपदी थी, और आपके यहाँ निशादिन, कुंती और निशादिन थी। तो ये सब कहानियाँ आपने किस भाषा में पढ़ी, आपने इंग्लिश भाषा में पढ़ी, और उन्होंने बंगाली में लिखी थी, तो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उनको गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने। तो सही जवाब यहाँ फर्स्ट होना था, इंग्लिश, ये आपने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कुंती एंड द निशादिन इज अ। तो कुंती एंड द निशादिन एक शॉर्ट स्टोरी है, ये सही जवाब है आपका। हमारे यहाँ नहीं थी ये सिलेबस में, इसलिए मैं इसको अपलोड भी नहीं कर पाई, मिली भी मुझे बहुत लेट, लेकिन टाइम ही नहीं मिला अपलोड करने का। फिर जब मिलेगा अगले सेशन तक कर दूंगी। 57 क्वेश्चन नंबर देखिए, हु डिस्क्राइब्स द वर्ड काउंटर एनकाउंटर विच मीन्स किलिंग बाय पुलिस। तो ये काउंटर एनकाउंटर वर्ड ये आपने इसलिए नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये द्रौपदी कहानी में आता है ना। तो जो द्रौपदी कहानी है हमारे यहाँ सिलेबस में थी, उसमें आया था, तो ये यूज़ महाश्वेता देवी ने किया है, ये आपने जवाब तो सही दे दिया। फिर ये था क्वेश्चन नंबर 57। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर।
मोहन राकेश वॉज बॉर्न इन अमृतसर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में पैदा हुए थे। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ आधे अधूरे, आधे अधूरे मोहन राकेश ने लिखा है। हाफ वे हाउस नाम से आपने पढ़ा है। वेयर वॉज आधे अधूरे फर्स्ट परफॉर्म्ड ओपनली, तो कहाँ इसको परफॉर्म किया गया था? तो वैसे तो इसको दिल्ली में परफॉर्म किया गया था देशांतर द्वारा, अब दिल्ली हमारे पास इसमें है नहीं। मुक्ता, काशी, त्रिवेणी, अब इसमें जो शहरों के नाम दिए गए हैं वाराणसी, लखनऊ, आगरा, यहाँ तो नहीं किया गया, तो इस सही है, आपने मुक्ता, काशी, त्रिवेणी लगा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इन विच डिपार्टमेंट डिड अशोक सर फर्स्ट, किस डिपार्टमेंट में अशोक काम करता था? मुझे तो कहीं अशोक काम करता दिखता नहीं है उसमें, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कहीं जिक्र है। अशोक तो निठल्ला है, बेरोज़गार है, उसकी नौकरी के लिए व्यवस्था कर रही है उसकी माँ, और इनवाइट कर रही है, सिंघानिया को इनवाइट किया है, तो मुझे तो लगता नहीं, मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। आपने एयर फ्रीज लगाया है तो मुझे नहीं याद आता है ना, तो मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीज आना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, द हाफ वे हाउस इज़ अ प्ले, तो हाफ वे हाउस एक रियलिस्टिक प्ले है, ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर देखिए हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट इन द प्ले, तो इस प्ले में जो ऑप्शंस हैं, वैसे तो जो प्रोटैगोनिस्ट हैं इनकी महेंद्र नाथ की पत्नी हैं, चलिए महेंद्र नाथ को दे रखा है इन्होंने, वो भी रहते ही हैं प्रोटैगोनिस्ट, वैसे महेंद्र नाथ की पत्नी है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में से फिर महेंद्र नाथ ही सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। महेंद्र नाथ इज़, तो महेंद्र नाथ एक बिजनेसमैन है, सही जवाब है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द नेम ऑफ महेंद्र नाथ वाइफ इन हाफ वे हाउस, तो महेंद्र नाथ की पत्नी का क्या नाम है हाफ वे हाउस में? सावित्री है, और मेरे हिसाब से यही प्रोटैगोनिस्ट हैं, मुख्य पात्र इस नाटक का सावित्री हैं, ना कि महेंद्र नाथ, लेकिन सावित्री का वहाँ नाम नहीं दे रखा था, इसलिए हमको महेंद्र नाथ ही चूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। द प्ले हाफ वे हाउस डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ, तो हाफ वे हाउस जो कहानी का वर्णन करता है, मिडिल क्लास की कहानी का वर्णन करता है, सही है, 3 आपका जवाब सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोकास बिलवेड इन द हाफ वे हाउस, वरना सही जवाब है विजय तेंदुलकर वॉज बॉर्न ऑन, विजय तेंदुलकर 1928 में पैदा हुए थे, सही जवाब है। फिर नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन इज अ, तो ये पॉलिटिकल सटायर तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये सोशल प्ले है ना, समाज का एक वो दिखाया गया है एक अंश के किस तरीके की घटनाएं होती हैं हमारे समाज में। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे शिक्षित लोग हैं, वो भी ऐसा कुछ कर गुजरते हैं, उनसे भी उनके साथ भी ऐसा होता है, तो मेरे हिसाब से ये सोशल प्ले है, तो सेकंड वाला आंसर बेहतर है पॉलिटिकल सटायर से। फिर क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। हु ट्रांसलेटेड द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, प्रिया आदारकर ने ट्रांसलेट किया था ये नाटक, सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो इस नाटक में 3 एक्ट्स हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 72, द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन ओरिजिनली रिटन इन, तो ये ओरिजिनली मराठी भाषा में लिखा गया था, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 पूछ रहा है हु इज़ द चीफ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो मिस लीला बेनारे ये मुख्य पात्र हैं इस नाटक की, बिल्कुल सही जवाब है। और फिर क्वेश्चन नंबर 74, इन विच ईयर विजय तेंदुलकर गॉट पद्म भूषण, तो ये जवाब भी आपका सही है, 1984 में ही उनको पद्म भूषण मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हु बिकेम द जज इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो जज कौन बनते हैं? मिस्टर काशीकर बनते हैं इस नाटक में, ये भी आपका सही जवाब है। तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया है भाई राम बाबू,
बधाई हो आपको। और मुझे लगता है कि आसान ही था क्वेश्चन पेपर, सभी का सही गया होगा। एक लड़की है काव्या वो बहुत उसके मैसेज आते रहते हैं, मुझे लगता है उसका भी अच्छा ही गया होगा। बहुत सारे बच्चे हैं आपकी यूनिवर्सिटी से मैसेज आते रहते हैं, और उम्मीद करती हूँ सभी का अच्छा गया होगा। आगे भी मैं कोशिश करूँगी। 5th सेमेस्टर के मैंने करीब 40-45 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और आगे मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो अपलोड करने की। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।